नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के मसूरी के आईटीबीपी एकेडमी से पास आउट होकर देश को 53 सैन्य सहायक कमांडेंट मिल गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी के युवा अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि आईटीबीपी का साहस, दृढ़ संकल्प व शौर्य और बलिदान का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी हिमालय की प्रहरी है और समर्पण और उच्च प्रेरणा के साथ राष्ट्र की कठिन सीमाओं की सुरक्षा करती है। पास आउट होने वालों में 42 सहायक सेनानी में बिहार के 3, चंडीगढ़ के 1, हरियाणा के 4, झारखंड के 1, कर्नाटक के 3, केरल के 1, लद्दाख के 2, पंजाब के 1, महाराष्ट्र के 7, मणिपुर के 2, राजस्थान के 6, तमिलनाडु के 1, उत्तराखंड के 2, उत्तर प्रदेश के 8 जनरल ड्यूटी कैडर और कंपनी कमांडर शामिल हैं। इन्होंने 26वें ACGD बेसिक कोर्स में 52 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया। इनमें 25 अधिकारी तकनीकी शिक्षा डिग्री धारक हैं, एक एमटेक, 17 बीटेक और 7 BE क्वालिफाई हैं। वहीं 11 इंजीनियरिंग कैडर अधिकारियों में चंडीगढ़ के 1, हरियाणा के 2, राजस्थान के 1, उत्तराखंड के 4, उत्तर प्रदेश के 3 सहायक सेनानी इंजीनियर शामिल हैं। इन्होंने 25 सप्ताह के 49वें जियो कॉम्बिनेशन ट्रेनिंग कोर्स को पूरा किया है। इन अधिकारियों को अब फोर्स की फील्ड यूनिट्स में तैनात किया जाएगा। पहली बार यूपीएससी चयन प्रक्रिया से आईटीबीपी में शामिल हुई 2 महिला अधिकारी प्रकृति और दीक्षा ने भी देश सेवा की शपथ ली है। आईटीबीपी में 2016 से यूपीएससी के माध्यम से महिला कॉम्बैट अधिकारियों की कंपनी कमांडर के रूप में नियुक्ति शुरू हुई थी। मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करते हुए उन्होंने देश की आन बान शान के लिए काम किया है। आज जो 53 परीक्षण लेकर जो 53 यहाँ से कंपनी कमांडर अब से वो तैनात होने वाले हैं, उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आईटीबीपी का नाता उत्तराखंड से बहुत गहरा है और जो चाहे वो केदारनाथ की आई हुई आपदा हो या आने वाला कोई भी डिजास्टर हो, हर समय आप लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हम अच्छा समन्वय स्थापित करेंगे और आईटीबीपी को जो भी उत्तराखंड सरकार से अपेक्षा होगी उसको हम प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण करेंगे, हर संभव सहयोग करेंगे। आपस में मिलकर जो अन्य भी मुद्दे हैं, वो पलायन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सब पर हम मिलकर काम करेंगे। यूपीएससी की तैयारी की थी, उसके थ्रू CAPF में आईटीबीपी अलॉट हुई थी और बहुत हार्डवर्क किया है और इसका पूरा श्रेय मैं अपनी फैमिली को देना चाहूँगी, स्पेशली मेरे फादर। इमोशनल भी हो रहे हैं मैम आप, फादर का किस तरह का मोटिवेशन आपको? बहुत मेहनत की उन्होंने यहाँ पे मुझे लाने के लिए। जी, तैयारी हमने यूपीएससी की तरफ शुरू की थी, लेकिन फिर हमें इसका पता लगा और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहाड़ देखने को मिल रहे हैं और जितनी जॉब है, जितनी चैलेंजिंग और जितनी एक्साइटिंग जॉब है, शायद और कहीं नहीं मिलेगी हमें। बहुत लंबा परिश्रम रहा है हमारा इसके लिए और आज सफलता हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व हो रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस को अब 53 युवा नए अधिकारी मिल गए हैं और देश सेवा के लिए अब पूरी तरह से ये तैयार हैं। जिस जोश जज्बे के साथ इन्होंने बल को ज्वाइन किया था, अब उसी देश सेवा के साथ भारत माता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 मसूरी। आज तीलू रौतेली पुरस्कार को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। 22 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाली 22 आंगनबाड़ी वर्कर्स भी सम्मानित होंगी। मैं सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी को पौधा और स्मृति चिन्ह। न किसी प्रकार का द्वेष है, इस वस्त्र को वंदन है, अभिनंदन है। मेरे द्वारा इस वस्त्र को चंदन है। यह मेरे विभाग का गौरव है, यह सशक्त नारी का प्रतीक है, यही आपका शौर्य है और इसी शौर्य रूपी वस्त्राभूषण को आज मैं धारण करके आपके मध्य आई हूँ। मुझे गर्व है
कि मैं अपनी आंगनबाड़ियों पर जो विभाग के लिए हर प्रकार से खड़ी रहती है, माताओं बच्चों की सेवा का पुण्य कमाने वाली देवियों को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आज जो ये सम्मान प्राप्त कर रही हैं, इस सम्मान में मैं कह सकती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना में जिस प्रकार से आप कोरोना वॉरियर्स की तरह आप लोगों ने काम किया, उस काम करने के साथ में मुख्यमंत्री जी ने प्रोत्साहन राशि 2000 रुपए प्रति माह आपके खातों में दिए जाने की घोषणा करी और वो दे भी रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए विशेष धन्यवाद और विशेष ताली बजाकर आप लोग धन्यवाद करें। इसके अतिरिक्त यह भी बताना चाहूंगी कि अभी जिसकी चर्चा हमारे सचिव महोदय भी कर रहे थे और हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी भी कर रहे थे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जो ये सम्मान राशि है अथवा तिल्ली रोतेली की जो ये सम्मान राशि है, जो 10 और 11 हजार की धनराशि बढ़ी, यानी कि जो 21 से 31 हुई और 11 से 21 हुई, तो ये दोनों धनराशियों को बढ़ाने का जो संकल्प था पिछली बार के तिल्ली रोतेली सम्मान पुरस्कार में हमारे ही सरकार के, हमारे ही पूर्व मुख्यमंत्री। हरिद्वार से खबर है, खेल मंत्री अरविंद पांडे वंदना कटारिया के घर पहुंचे और हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया के परिवार से मुलाकात की। अरविंद पांडे ने वंदना की मां और भाइयों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही वंदना कटारिया को प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो वंदना के घर खेल मंत्री पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम 2 दिन के कुमाऊं दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरान गौतम कांग्रेस नेता हरीश रावत पर निशाना साधना नहीं भूले। जब पत्रकारों ने बीजेपी प्रभारी से पूछा कि हरीश रावत की टक्कर में बीजेपी का स्थानीय चेहरा कौन है, तो उन्होंने हरीश रावत पर ही निशाना साध दिया। बीजेपी प्रभारी ने कहा कि हरीश रावत अपनी हार के लिए प्रसिद्ध चेहरे हैं। 2017 की तरह ही 2022 में भी उनकी हार होगी और प्रसिद्धि बरकरार रहेगी। दुष्यंत गौतम ने हरीश रावत को भ्रष्टाचारी बताते हुए निशाना साधा। हरीश रावत भी कई बार चुनाव हार चुके हैं और कोई अपने आप में चेहरा नहीं है, भ्रष्टाचार युक्त चेहरा है। और हमारे पास में बहुत चेहरे, हम चेहरों पे चुनाव नहीं लड़ते, परिवार के साथ चुनाव नहीं लड़ते। अब वो कई चुनाव हारने की भी लोकप्रियता उनके पास में है, ऐसा नहीं है। 2022 के लिए उत्तराखंड में तैयारियां तेज हैं, वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गए हैं। हरीश रावत भी लगातार एक्टिव हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है, लेकिन उसे पार पाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपने भी एक इशारा किया कि अगर कांग्रेस के लिए एक बड़ी लड़ाई है, अगर अभी नहीं तो फिर 2027 में और मुकाबला कड़ा हो जाएगा, हो सकता है कोई तीसरा प्लेयर हो जाए। आपका इशारा कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ तो नहीं है? मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। देखिए क्या है, सोचें बदल रही हैं, नई चीजें उभर रही हैं। अब अचानक भीम आर्मी कहीं से निकल आई, अचानक कहीं से ओबीसी जैसे प्लेयर निकल आए जो हेट्रेड की राजनीति के आधार पर अपने लिए स्पेस बनाने का काम कर रहे। कई तरीके की ताकतें उभर आई, तो बहुत सारी ऐसी ताकतें आ सकती हैं जो समझदारी की ताकतें न हों, जो ऐसी ताकतें हों कि लोगों को एक्सप्लॉइट करके, उनके सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करके तो हमारी पॉलिटी को और छितर बितर न कर दें। तो उससे कांग्रेस को खतरा है, क्योंकि कांग्रेस को जो वोट देने वाला वर्ग है, जो कांग्रेस के साथ खड़ा वर्ग है, वो वर्ग में कोई दूसरा पोचर ना आए, और वो पोचर यदि विद्यमान भी है तो हम खुद को इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो हमारे उसमें पोचिंग न कर सके। वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मोदी के नाम के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी से बैर नहीं, बीजेपी की खैर नहीं। अगर इलेक्शन नरेंद्र मोदी वर्सेस हरीश रावत होगा या नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस होगा? नरेंद्र तुझसे बैर नहीं, उत्तराखंड में भाजपा तेरी खैर नहीं, ये हमारी अप्रोच होगी। हम जबरदस्ती काहे के लिए जो यहाँ है ही नहीं उस पर लठ चलाएंगे? हम हवा में लठ नहीं चलाएंगे।
कुंभ में जो है वो टेस्टिंग का फर्जीवाड़ा करके भाजपा ही तो है उसके सबके पीछे जो है, और पूरी दुनिया और देश में हमारी बदनामी करवा दी, और नाम तो दे नहीं सके, बदनामी करवा दी। तो भैया मोदी तुझसे कोई बैर नहीं इस समय, और भाजपा उत्तराखंड में तेरी खैर नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। संगठन स्तर पर मजबूती की दिशा में कांग्रेस ने बीजेपी की राह पकड़ ली है और बीजेपी के पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं के जवाब में कांग्रेस ने संगठन स्तर पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का खाका तैयार कर लिया है, जिससे भाजपा के पन्ना प्रमुखों को हर बूथ पर टक्कर दी जा सके। विधानसभा से 10 व्यक्तियों का चुनाव कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का, जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस के परिवारों से हो। हम उनको पहले ट्रेनिंग देंगे, फिर ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग होगी, फिर विधानसभा स्तर पर होगी, फिर न्याय पंचायत स्तर पर होगी। बीजेपी 2022 के चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है, लेकिन इन चुनाव में पार्टी कई फॉर्मूलों को तोड़ सकती है। विशेषकर बीजेपी का कैंडिडेट सिलेक्शन हैरान करने वाला हो सकता है। इसका संकेत खुद पार्टी दे रही है। आखिर क्या है संकेत, देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब चंद महीने का वक्त बचा है, लेकिन इन सब के बीच सत्तारूढ़ बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए किसी भी हद तक जाने के संकेत दे रही है। फिर चाहे पुराने फॉर्मूले तोड़ने पड़े या नए फॉर्मूले गढ़ने पड़े। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने जिताऊ कैंडिडेट की बातें कहकर इस बात के संकेत दे दिए हैं। हमेशा चुनाव का आधार जिताऊ होता है। चुनाव में कोई लिहाज नहीं होती किसी प्रकार की। सर गिने जाते हैं, संख्या गिनी जाती है और उसका जनता के अंदर क्या आधार है वो देखा जाता है। पहला आधार तो ये है, बाकी आधार मेरे से ऊपर पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो निर्धारित करेगा। बीजेपी प्रभारी के बयान से साफ है कि बीजेपी केवल जिताऊ कैंडिडेट को ही पार्टी का टिकट थमाएगी, फिर चाहे उसके लिए नए चेहरे उतारने पड़े या फिर खराब परफॉर्मेंस वाले नौजवान विधायक की सीट पर नए कैंडिडेट को ही क्यों न मौका देना पड़े। लेकिन बीजेपी के जिताऊ फॉर्मूले से कांग्रेस को हमले का मौका मिल गया है। विफल भाजपा सरकार के भाजपा प्रभारी ने स्वीकार कर लिया ये कहकर कि सिटिंग गेटिंग फॉर्मूले में जो है भाजपा में टिकट नहीं दिए जाएंगे, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिए जाएंगे। ये कहकर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाजपा के मंत्री नकारा रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, और भाजपा के जो विधायक रहे उन्होंने कोई काम नहीं किया। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 57 सीटें जीतकर इतिहास रचा था, इसलिए अभी ज्यादातर सीटों पर उसके सिटिंग विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने जीते हुए विधायकों का टिकट काटना एक चुनौती होगी, लेकिन प्रदेश प्रभारी के संकेत से साफ है कि परफॉर्मेंस न करने वाले कमजोर विधायकों का टिकट कटना तय है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है। सिंह धामी इस वक्त तीलू रौतेली पुरस्कार के मौके पर बोल रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने भी, वंदना कटारिया जी की कोई एप्लीकेशन नहीं आई थी, कोई उन्होंने बात भी नहीं करी थी कि हमें पुरस्कार से सम्मानित करिए या हमको ये सम्मान दीजिए। तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम बढ़ाया है, नाम रोशन किया है, हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है और इतना शानदार प्रदर्शन किया है एक सामान्य परिवार की बहन ने। तो उनको हम लोगों ने तीलू रौतेली पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया है। इसके साथ साथ सरकार ने
25 लाख रुपए की घोषणा उनको जो है उनके प्रोत्साहन के लिए ये भी घोषणा की है। इसके साथ साथ हमने कहा है कि ऐसी बहनें जो हमारी दूर दराज में रहती हैं, सीमांत में रहती हैं, समाज के अंतिम छोर में रहती हैं, जिनको आज बहुत सारी सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं, अभाव में जिनका जीवन चलता है, जब कोई पुरस्कार पा लेते हैं, कोई मेडल जीत जाते हैं, कोई अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे पुरस्कार उनको मिलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनकी पहचान बन जाती है। लेकिन उससे पहले जब वो संघर्ष करती हैं, अपनी प्रैक्टिस करती हैं, प्रतियोगिताओं की तैयारियां करती हैं, उस समय उनको बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, बहुत सारे अभाव होते हैं और बहुत सारी कमी होती है। तो हम नई खेल नीति भी लेकर आ रहे हैं हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, कि नई खेल नीति हम जल्दी उसको लाएंगे। और नई खेल नीति में उसमें पहले जो तैयारियां होती हैं, पहले जो उनको खाने का सामान होता है, फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, तमाम प्रकार की जो तैयारियां होती हैं, उसमें हम खेल नीति में उसकी व्यवस्था करेंगे जिससे कि उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो और वो अपनी तैयारियां जो है अच्छी प्रकार से कर पाए। अभी 2-3 चीजें जैसे कि इन्होंने माननीय मंत्री जी ने बताया कि मेरे पूज्य पिताजी आंगनबाड़ी को लेकर बहुत ज्यादा उनका से जुड़ाव रहा और मेरा भी स्वयं का। तो विभाग के लोगों ने, अखिलेश मिश्रा उस समय डॉक्टर साहब वहीं थे उधम सिंह नगर में, तो इनके विभाग ने कहा कि कहीं जमीन नहीं मिल रही है, तो उन्होंने अपनी जो जमीन थी उसी में से जो है आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए भी दिया। और मुझे मैं आज आप लोगों के बीच में मंत्री जी ने याद दिला दिया तो मैं बता रहा हूँ, तो मेरे दोनों बच्चे जो है अब एक 10 साल का हो गया, एक 8 साल का है, लेकिन जब छोटे थे तो उन्होंने 2-3 साल तक जो सबसे पहले कहीं जाना शुरू किया पढ़ने के लिए, तो दोनों के दोनों ने आंगनबाड़ी केंद्रों में जाना शुरू किया। हालांकि ये बात अभी मेरे को मैंने टाइम्स नाउ में जब इंटरव्यू वहां पर हुआ था, दिल्ली गया था मैं, तो नाविका कुमार जो है बहुत हमारी प्रसिद्ध पत्रकार हैं और बड़ा वो घुमा के प्रश्न पूछती हैं कि जिससे कि कोई भी जो है उससे बच न निकले। तो मेरे को भी घेरने की बड़ी कोशिश करी, घेरते घेरते वो जो है मुझसे कहने लगी कि मैंने सुना कि आपके बच्चों ने भी गांव में ऐसे पढ़ाई करी, आपको लगता नहीं है कि आपके ऊपर ऐसा दबाव नहीं है कि आपके बच्चे जो है किसी कॉन्वेंट में पढ़ने चाहिए, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए? मैंने कहा इसका दबाव तो बहुत होता है, इसका दबाव परिवार से भी होता है, इसका दबाव समाज से भी होता है और अपने मित्रों से भी होता है। जो शुभचिंतक होते हैं वो भी सोचते हैं कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। मैं भी ऐसा मानता हूं कि जो अच्छी शिक्षा है, अच्छे संस्कार हैं, हर बच्चे को मिलने चाहिए, चाहे कोई भी अभाव में जीवन जिए या फिर कैसे भी कितनी भी परेशानियां हो। तो पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जो संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात ओलंपिक में कमाल करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान की। टोक्यो ओलंपिक में व्यक्तिगत श्रेणी के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए बायजूस ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के मुताबिक देश को गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को बायजूस की तरफ से पुरस्कार के तौर पर 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं बाकी व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए 1 करोड़ की घोषणा की गई है। मतलब ये कि मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहेन, पीवी सिंधु और बजरंग पुनिया के लिए 1-1 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। बता दें कि ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए बायजूस की तरफ से ही सबसे पहले इनाम की घोषणा की गई है, क्योंकि बायजूस का मानना है कि मेडल से दुनिया भर में न सिर्फ भारत का नाम होगा, बल्कि इसके साथ साथ देश के बाकी खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ेगा। बायजूस के संस्थापक और सीईओ बायजू रविंद्रन ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए खिलाड़ियों का सम्मान 4 साल में एक बार नहीं बल्कि रोज होना चाहिए।